नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वेंद्र आप सबका जीके बाय विश्वेंद्र में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉमिस किया था कि मैं बजट पर डिटेल लेक्चर लेने वाला हूं, तो आज ये पहला लेक्चर रहेगा। तो जैसा कि आप सबको पता है, 1 फरवरी को हमारा 2022 और 23 के लिए यूनियन बजट पेश किया गया है मिसेस निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस लेक्चर में क्या रहेगा, इस लेक्चर में मैं आपको बजट का जो है ना बेसिक्स बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संसद में बजट कैसे पेश किया जाता है, कैसे पारित होता है और बजट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो आप एंड तक ये लेक्चर पूरा देखिएगा। ठीक है, आपकी नॉलेज और जो आपके डाउट्स हैं बिल्कुल क्लियर होंगे, नॉलेज आपकी इससे बूस्ट होगी। और जिन लोगों ने कभी इकोनॉमी पढ़ी भी नहीं है उनको भी अब बजट समझ में आने लगेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको बजट के बारे में बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके बारे में बताऊंगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन से फंड होते हैं और किस तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कहाँ से इनकम होती है। ठीक है, और क्या क्या ग्रांट्स रहती हैं, और इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको हर लेक्चर की लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल सके। हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिए, और कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बजट? बजट क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका घर है। ठीक है, घर में आपके A B C D 4 लोग रहते हैं। ठीक है, जिसमें से एक कमाने वाला है या दो कमाने वाले हैं और दो छोटे बच्चे हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ और छोटे बच्चे। ठीक है, पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, आजकल ये न्यूक्लियर फैमिली है। तो अब क्या होता है, ये दोनों काम पे जाते हैं तो कुछ कमाते हैं, तो कमाते हैं तो इनकी इनकम है। अब इनका घर का खर्चा या और कहीं पे रसोई का खर्चा हो गया, पढ़ाई का खर्चा हो गया और सब खर्चा, ठीक है, वो हो गया इनका एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये कुछ इनका एक्सपेंडिचर है और कुछ इनकी इनकम है, तो इसका जो बैलेंस रहता है वो उस हिसाब से इनका घर का खर्चा चलता रहता है। ठीक है, जब इन्हें लगता है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है तो ये अपनी इनकम को बढ़ाने की सोचते हैं। ठीक है, और सेविंग्स करते हैं, और ये सब मतलब आप घर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि देश की सरकार या किसी राज्य की सरकार कैसे चलती है और कैसे बजट बनता है। ठीक है, तो ये सब घर में आप देखते ही हैं। वैसा ही ठीक एक देश के लेवल पे होता है, एक राज्य के लेवल पे होता है। ठीक है, तो बजट क्या है आपको जान के पहली बात तो ये हैरानी होगी, ये बजट शब्द जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया। मैं बताऊंगा इसकी जगह कौन सा शब्द यूज किया गया और किस आर्टिकल या किस पार्ट में यूज किया गया। तो बजट क्या होता है? एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, मैं अभी बताता हूँ रिसिप्ट्स क्या होती है एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स होती है आमदनी, पॉजिटिव, और एक्सपेंडिचर होता है खर्चा। ठीक है, आगे जब हम चलेंगे ना, आगे रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के अंडर आपको रिवेन्यू रिसीव्ड एंड कैपिटल रिसीट होंगी, उनको भी मैं डिटेल से समझाने वाला हूँ। बस आप लास्ट तक बने रहिए लेक्चर में और आपके सारे कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा। फिर जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में या जब कुछ न्यूज सुनते हैं, जो नए नए सब शब्द आते हैं उसको लेकर, उसको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो बजट में अब क्या क्या होता है? एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू, कहाँ से आपकी आमदनी होगी। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। वेज एंड मीन टू रेज द रेवेन्यू, इस आमदनी को आप कैसे कमाएंगे, मतलब ये इनकम कैसे अर्जित करेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का अनुमान, एस्टिमेट क्या है? अनुमान। बजट में है ना अनुमान रहता है आने वाले साल के लिए, 2022-2023 के लिए अनुमान है कि हमारी आय, हमारी इनकम इतनी होने वाली है, हमारा एक्सपेंडिचर इतना होने वाला है। ठीक है, इनकम को भी डिटेल से बताया जाता है, किस किस सोर्स से इनकम रहेगी, कहाँ कहाँ हमारा एक्सपेंडिचर। और जो पिछले साल में, पिछले साल का जो बजट आया होगा ऐसे ही बताया होगा। ठीक है, जैसे 2021-22 का जो बजट आया होगा उसमें ऐसे ही बताया होगा कि 21 में हमारी कमाई इतनी रहने का अनुमान है और 22 और एक्सपेंडिचर इतना होगा। ठीक है, तो अब जब 22 और 23 का बजट पेश हुआ तो अब इसमें पिछले साल का ये बताया जाता है, भैया एक्चुअल में हमारी कमाई इतनी हुई थी और एक्चुअल में हमने इतना खर्चा यहाँ यहाँ किया था। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे अभी जो प्रेजेंट बजट है एस्टिमेट्स और पिछले साल का एक्चुअल बताया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, उसके बाद डिटेल ऑफ एक्चुअल रिसीट्स ये आ गया, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है इंडिया में है 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है इंडिया में फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जिसमें कोई औद्योगिक गतिविधियां या सर्विस सेक्टर की गतिविधियां या प्राइमरी सेक्टर की गतिविधियां, ठीक है, उसको सब फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, जिसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज को काउंट किया जाता है। ठीक है,
या कोई डेफिसिट, डेफिसिट क्या है कि इनकम आपकी कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इसका मतलब घाटा हो गया। तो टाइप ऑफ डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, आपको आने वाली स्लाइड्स में एक ये जो फिस्कल डेफिसिट आता रहता है शब्द, वो आज मैं आपको अच्छे से बता दूं। सरप्लस, सरप्लस ये है इनकम ज्यादा हो गई है, एक्सपेंडिचर कम है, तो हमारे पास पैसा बच गया है। द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, दैट इज टैक्सेशन प्रपोजल प्रोस्पेक्ट्स, इसमें सब ये दिया होता है, ठीक है, नई स्कीम्स, टैक्सेशन प्रपोजल, ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू, स्पेंडिंग प्रोग्राम, ठीक है। टैक्सेशन प्रपोजल जो होंगे वो होंगे फाइनेंशियल बिल में रहेंगे, ठीक है। ये इस लेक्चर में मैं आपको मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, उसमें है ना अलग लेक्चर बना लेंगे, ठीक है, तो जिसमें आपके वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। मैं बिल्कुल एज ए टीचर नहीं पढ़ा रहा, एज ए आपका फ्रेंड है, सपोर्ट करने में के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, जो हमारा पार्ट 5 है। पार्ट 5 क्या है, यूनियन के बारे में बात करता है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक, ठीक है। इसमें आर्टिकल 110 जो है उसमें मनी बिल के बारे में बताया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 112 ये इंपॉर्टेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी को आम भाषा में हम बजट बोलते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 112, तो कौन किसके बिहाफ पे पेश किया जाता है, बजट जो पेश होगा लोकसभा में होगा, किसके बिहाफ पे होगा, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, ठीक है। संविधान ने किसको बोला है कि बजट को पेश करना है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो भारत का पहला बजट कब हुआ था, इंडिपेंडेंट इंडिया का कब बजट हुआ था, इसको भी आने वाली स्लाइड्स में मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। 113 में के बात करेगा, एस्टिमेट्स के बारे में बात करेगा, रिवेन्यू के एस्टिमेट्स, एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स। 114 में ना अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जैसे, या मान लीजिए ये सरकार का कोई खजाना है, ठीक है, एज्यूम कर लीजिए ये पैसों से भर गया है, ठीक है। अब सरकार को कुछ काम करने हैं, अब काम करने तो इसके लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा भैया हम यहाँ यहाँ लगाने वाले हैं, ए जगह पे इतना पैसा लगा रहे हैं, बी जगह पे इतना, सी पे इतना, डी पे इतना, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन बिल क्या कहता है कि आप इस खजाने से ना इन स्कीम्स के लिए, जो भी आपकी प्लान्स हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी आपको डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन बिल कौन सा बिल हो गया कि खजाने से पैसा निकालना, विड्रॉ मनी स्पेंड करने की अथॉरिटी दे रही है संसद, किसको दे रही है, गवर्नमेंट को दे रही है, संसद पार्लियामेंट किसको दे रही है, गवर्नमेंट को दे रही है। उसके बाद आर्टिकल 115 आता है, आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट और एक्सेस ग्रांट्स के बारे में बात करता है। बजट में ना जो लोकसभा का रोल है वो डोमिनेंट रहता है, एक ना डिमांड ऑफ ग्रांट्स रहती है, आगे आएंगे जब पढ़ाऊंगा। डिमांड ऑफ ग्रांट्स के बाद आपको मैं ये सारी सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट क्या रहती है इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। आप अंत तक बने रहिए, सारा एक ही लेक्चर में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट, इसमें बात की जाती है। आर्टिकल 117 स्पेशल प्रोविजनल टू द फाइनेंशियल बिल, ये इस साल के एचसीएस में आया भी था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं, 112 आपको याद रखना है, 114 आपको याद रखना है, ठीक है, 116 आपको याद रखना है, 117 आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 12, 14, 16, 17। आगे चलते हैं। अब जैसे राष्ट्रपति महोदय ने बजट पे साइन कर दिए कि जाओ मेरी तरफ से पेश कर दो, ठीक है। अब फाइनेंस मिनिस्टर बजट को लेकर संसद में आ गए हैं। अब संसद के 3 विंग है, आपको पता है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ये कहाँ फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ आएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं लोकसभा में, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे बजट के कितने स्टेजेस होते हैं। तो पहला, एक जनरल फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, रीड कर देते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। पहले जो बजट था ना 1999 तक शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, उसके बाद 11 बजे पेश कर दिया जाता है। पहले ये 28 फेब को होता था, बट 2017 में विवेक देबराय कमेटी है 1 फरवरी को पेश होने लगा, इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट ये जनरल रीडिंग कर दी जाती है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इस तरह पहले लोकसभा में होगी, फिर आपकी राज्यसभा में हो जाएगी। उसके बाद जनरल डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन मतलब ओवरव्यू है, मतलब क्रक्स टाइप में इसके पॉइंट पढ़ दिए जाएंगे और उन पर डिस्कशन होता रहेगा। ये कहाँ का होगा, लोकसभा में भी होगा और राज्यसभा में भी होगा। बट इसमें ध्यान ये रखना है कि जनरल डिस्कशन में क्या रहेगा, जनरल डिस्कशन में कोई भी टेक्निकलिटीज पे कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ना ही कोई कट मोशन इस पे अलाउड होगा, ठीक है। कट मोशन क्या होता है आगे मैं आप से बताने वाला हूँ, ठीक है। जनरल डिस्कशन अमूमन 3 से 4 दिन चलता है, ठीक है।
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ना संसद कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दी जाएगी, ठीक है। सस्पेंड करने के बाद जो बजट था वो अब चला जाएगा डिपार्टमेंटल कमेटीज के पास, ठीक है। ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज रहती हैं, ये 1989 से बनना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इसमें टोटल कितनी कमेटी है, टोटल ना 24 कमेटी हैं, 16 लोकसभा में है, 8 राज्यसभा में, ठीक है। और इनके मेंबरों की संख्या होती है 31। 31 में से 21 जो आते हैं लोकसभा से, 10 जो आते हैं राज्यसभा से, और मिनिस्टर इनका जो है मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो अब जब कमेटीज डिटेल में करेंगे ना, पार्लियामेंट्री कमेटी, वहां पे डिटेल में करवा दूंगा, ठीक है। अब डिपार्टमेंटल कमेटीज के पास ये बजट आपका चला गया है। अब इसमें बिल्कुल डिटेल से बजट को डिस्कस किया जाएगा, एक जनरल कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी, बट यहाँ पे भी कट मोशन अलाउड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और ये काम 21 दिन चलता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। अब तीसरी स्टेज के बाद आ जाती है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब क्या होगा, बजट जो है डिपार्टमेंटल कमेटीज ने डिस्कस कर लिया, उस पर कंसेंसस बन गई है, इसके बाद पार्लियामेंट में आ गया, और ये जो वोटिंग ऑन डिमांड ऑन ग्रांट्स होगा ना, ये लोकसभा में होगा। डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होती है, जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्री को अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं। तो ये सब मिनिस्ट्रियां फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोलती हैं कि हमें आने वाले साल में ना ये स्कीम चलानी है, ये प्लान लेके आने हैं, और इसके लिए हमें इतना पैसे की जरूरत है, तो आप हमें इतना पैसा दीजिए। तो ये होती हैं सारी डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये अमूमन लगभग लगभग 100 के बराबर रहती है। इन पे वोटिंग होगी, सिर्फ लोकसभा पे वोटिंग होगी, ठीक है। बजट के ना दो पार्ट होते हैं, एक वोटेबल पार्ट होता है, वोटेबल पार्ट, एक होता है नॉन वोटेबल पार्ट, ठीक है। ये दो कैसे होता है, देखो, वोटेबल पार्ट जो है, दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर चार्ज्ड होता है, एक तो चार्ज एक्सपेंडिचर, एक होता है मेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है ना, इस पे कोई भी वोटिंग नहीं होगी, ठीक है, इस पे सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। और जो मेड एक्सपेंडिचर, उस पर वोटिंग भी होगी और डिस्कशन भी होगा। तो जो मेड एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ उसी पर वोटिंग होगी, डिमांड फॉर ग्रांट्स, वो भी लोकसभा में होगी। जो एक्सपेंडिचर मेड वाला पार्ट जो बजट में होता है, एक्चुअल में बजट ही वही होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर चार्ज तो टेकन फॉर ग्रांटेड ही है कि ये तो होना ही है, इस पे कोई मतलब ये इतना जरूरी है कि इस पे वोटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो अभी आगे और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स लगभग लगभग 25-26 दिन चलता है, और यही वो स्टेज होती है जब विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है, ये सब करोगे। और यहीं पर आपके जो कट मोशन अलाउड होते हैं, कट मोशन क्या होता है, कट मोशन में ना 3 टाइप के मोशन आ जाते हैं, पॉलिसी, पॉलिसी कट मोशन, पीसीएम, और उसके बाद होता है इकोनॉमी कट मोशन, और उसके बाद होता है आपका टोकन कट मोशन, ठीक है। पॉलिसी में 1 रुपया कम कर देते हैं, भाई ग्रांट है, ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक अमाउंट को कर देते हैं, और ये टोकन कट जो होता है पेनल्टी टाइप होता है, पर एक्चुअल में ये पास नहीं हो पाते। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये पास क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि सरकार का बहुमत होता है लोकसभा में, अगर सरकार का बहुमत ही ना हो तो वो सरकार गिर जाएगी और बजट ही पास नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये पास नहीं होता। एक तो अब आपको कट मोशन भी समझ में इसके बाद आता है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। भैया हमारी ये ग्रांट्स हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, ये हमें काम करने हैं, अब इसके लिए आप हमें पैसा दीजिए। सरकार अब मांग रही है, सदन से अनुमति मांग रही है, ठीक है। ये काम लोकसभा में किया जाएगा, ठीक है। तो पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल क्या होगा, फाइनल डिमांड ऑफ ग्रांट इसे बोला जाता है, ठीक है। मेड प्लस चार्ज जो भी था, एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर और मेड एक्सपेंडिचर दोनों को कोलोबरेट किया जाएगा, और उस पे आधार पे इसको पास कर दिया जाएगा। इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो अप्रोप्रिएशन बिल जो है अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा। अब सरकार के पास वो आ गई है अथॉरिटी की, वो खजाने से पैसा खर्च कर सकती है इसके में। अब ये खजाना कौन सा होता है गवर्नमेंट का, कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग में क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, उसके बारे में आने वाली स्लाइड्स में जल्दी आने वाला है, ठीक है। फाइनेंस बिल, अब टैक्स कैसे लगाना है और ये सारा काम फाइनेंस बिल में होता है, ठीक है, आर्टिकल 117 के तहत, ठीक है। अब बजट डिवीजन जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, वो ये सारा काम करता है। एक आपने एक चीज और सुनी होगी कि इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे होता है वो पिछले साल का, बजट जो होता है अगले साल का, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। अब फंड्स कौन से होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। तो पार्ट जो हमारा 12 है संविधान का, संविधान में कुछ पार्ट हैं, शेड्यूल हैं और आर्टिकल हैं, ठीक है। जो पार्ट 12 है किसके बारे में है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 264 से लेकर 300 ए तक है। अच्छा ये बताओ अब कमेंट सेक्शन में, आर्टिकल 300 ए
क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, या पहले क्या सिग्निफिकेंस थी। तो अब जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है भारत का, मेन जो आर्टिकल 266 एक में आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सीधा क्वेश्चन भी एचएसएससी वगैरह एग्जाम हो या टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम होते हैं उसमें सीधा पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, या एचसीएस में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे, जो सरकार ने लोन लिया वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं कि जिसपे वो जिस इंसान पे उनकी बर्डन है उनको वो पे करने ही पड़ते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स सामान पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मेन एग्जांपल है जीएसटी, और जो जीएसटी काउंसिल है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लाइक कैग और ये सब, ठीक है। ये बात याद रखना है। इसके अलावा कोई लोन आ जाता है, इंटरेस्ट आ रहा है लोन पे, ठीक है, वो सब इसमें आएगा, ठीक है। इससे अगर आपको सरकार को पैसा निकालना है तो उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के पास भी फंड रहता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स रहता है, ठीक है। तो इसका ऑडिट कौन करता है, भैया इसमें कोई गड़बड़ झाला तो नहीं हो रहा है, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, तो कैग करती है। कैग का आर्टिकल 148 में, कैग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरे टाइप की बॉडी कौन सी होती है, स्टेचुटरी बॉडी, जो संसद के कानून के द्वारा बनाई जाती है, वो होती है स्टेचुटरी बॉडी, ठीक है। अब जो नीति आयोग है ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टेचुटरी बॉडी है, वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, गवर्नमेंट ने एक एग्जीक्यूटिव बॉर्डर से बनाई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ये है आर्टिकल 266(2) में आता है। जो सब कमाई हो रही थी सरकार को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, उसके अलावा जो पैसा बचता है कमाई में जो आता है या कहीं और सोर्सेस से आता है, वो सारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जैसे पोस्ट ऑफिस की सेविंग हो गई, आपकी बैंक की सेविंग हो गई, ठीक है, ये सब इसमें आता है। तो इससे कुछ भी पैसा अगर निकलवाना है गवर्नमेंट को तो इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अप्रोप्रिएशन एक्ट जो बन रहा था इसीलिए वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेट करता है। कंसोलिडेटेड फंड में दो टाइप का खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर चार्ज, एक्सपेंडिचर मेड, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर चार्ज था नो वोटिंग, ठीक है, और एक्सपेंडिचर मेड पे वोटिंग होती है। अब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, आप वीडियो को पीछे ले जाके जहां पर ये मैंने बताया था दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया वो फंड होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रावधान किया गया, अगर भैया सरकार पे कुछ इमरजेंसी आ जाती है या देश पे कुछ इमरजेंसी आ जाती है देश में, तो उस समय बिना परमिशन के यूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 267(1) में 500 करोड़ है। इसकी अथॉरिटी किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। इसे मैनेज कौन करता है, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की एज इट इज जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने जाओगे, क्या पता पार्लियामेंट चल ही ना रही हो, ठीक है, फिर उसको बुलाना पड़ेगा और ये टाइम लग जाएगा। पहले आप खर्च लीजिए, ठीक है, फिर पार्लियामेंट से इसकी अप्रूवल ले लीजिए, आप बता दीजिए हमने यहाँ यहाँ खर्चा किया था, उसके बाद पार्लियामेंट आपको अप्रूवल दे देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या आता है, आगे आता है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक्सपेंडिचर चार्ज और एक्सपेंडिचर मेड, या चार्ज एक्सपेंडिचर, मेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट डिटेल से अब आप इनको समझ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने मैपिंग के दो वीडियो बनाए हैं, मैपिंग में ब्लैक सी और जो भी आपका स्टेट्स ऑफ डार्डेनलिस है, स्टेट ऑफ बोस्फोरस है, स्टेट ऑफ कर्च है, डेन्यूब रिवर, इन सबको कवर करवा चुका हूँ। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को सारा डिटेल में कवर करवा चुका हूँ, कैस्पियन सी वगैरह को, सी, ठीक है, सी ऑफ अजो को कवर करवा चुका हूँ, और आल सी को कवर करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी आपको, ये जो ऊपर आई बटन रहता है यहाँ ऊपर राइट साइड में, यहाँ क्लिक करेंगे तो साइड में ऐसे बहुत सारे लेक्चर खुल के आएंगे, तो आप इस पर आई बटन पर क्लिक करिए और अपनी मर्जी का लेक्चर यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। ये सारी जो भी जितने भी लेक्चर हैं एचसीएस और अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए हैं और यूपीएससी के फाउंडेशन के लिए हैं, ठीक है। तो अब आ गया चार्ट एक्सपेंडिचर। चार्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिस पर कोई भी वोटिंग नहीं होगी, ठीक है, डिस्कशन हो सकती है दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं, इस पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बजट चाहे पास हो चाहे ना हो, ठीक है, ये आपको पेड करने ही करने हैं, ठीक है। तो इतने मैंडेटरी होते हैं ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डेट चार्जेस ऑफ गवर्नमेंट किस में आएगा, क्योंकि सरकार एक अपने आप में सोवरेन होती है, एक अथॉरिटी होती है, ठीक है, उसकी कीमत होती है जबान की। तो कोई डेट लिया है तो आपको लौटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सपेंडिचर चार्ज में आता है, इस पर कोई वोटिंग नहीं होती, ठीक है। सोवरेन डेट बोला जाता है सरकार जो डेट लेती है, ठीक है। और आपने ये
ग्रीक का सुना होगा सोवरियन डेट क्राइसिस। वो क्या होता है? सोवरियन डेट मतलब सरकार के ऊपर जो डेट है, अब सरकार वो डेट ना चुका पाई, इसलिए सोवरियन डेट क्राइसिस आपको ग्रीक में देखने को मिला था। ठीक है, तो कोई जजमेंट आ गई है, उसको सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए भी आपका एक्सपेंडिचर चार्ट होगा। अगर कोई पार्लियामेंट बोले कि भैया ये एक्सपेंडिचर चार्ट के अंदर आएगा, तो वो होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी हो गई, प्रेसिडेंट की हो गई, ये सब इसमें आता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस पे होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 एक में पार्ट जो हमारा 12 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है मेड एक्सपेंडिचर। ये वोटेबल होता है, एक्चुअल बजट यही होता है। ठीक है, डिस्कशन होगी। और ये किस फॉर्म में होगा? डिमांड फॉर ग्रांट्स में होगा। डिमांड फॉर ग्रांट्स अब आप समझ चुके हैं। ठीक है, जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी थी, वहां पर ये सब काम हो रहा था। ठीक है, ये लोकसभा में पेश की जाती हैं, इन पे वोटिंग होगा। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट जिसे आप बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, और ये बजट के साथ ही पेश की जाती है। बजट में ना एक और डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, जिन जो यूटी हैं, जिनमें विदाउट लेजिस्लेचर है, उनका बजट भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत ही साथ ही पेश किया जाता है। ठीक है, तो अमूमन जितनी मिनिस्ट्री हैं उनकी एक डिमांड फॉर ग्रांट रहती है, बट जो बड़ी मिनिस्ट्री हो जाती है कई बार एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये आपको कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक, अब आती है टेक्निकल डेफिनेशन डिमांड फॉर ग्रांट्स की। ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट इज द फॉर्म इन विच एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कौन सा? आर्टिकल 113 में जिसकी बात की थी। ठीक है, नीचे लिख भी दिया, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड में किस टाइप का एक्सपेंडिचर है? एक्सपेंडिचर चार्ज और एक्सपेंडिचर मेड। ठीक है, अब एक एक वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या है? बजट, आर्टिकल 112, एंड रिक्वायर्ड टू बी वोटेड। वोटेड कहाँ होगी? लोकसभा में होगा, क्योंकि वोट का मतलब ये है, अगर वोट में हो गया है तो पास हो गया। पास हो गया तो मतलब अब आपको अथॉरिटी मिल गई है कि आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब आप सुन, इंक्लूड प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारा बताऊंगा अभी। ग्रांट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी किस के बिहाफ पे जाता है? फाइनेंशियल कमीशन, आर्टिकल 280। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो टैक्स डिवोल्यूशन करना होता है उसमें। फाइनेंस कमीशन ना काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, वर्टिकल कौन सा होगा, या इसके क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जिसे टीओआर बोला जाता है। इसको एक बार डिटेल में पॉलिटी करेंगे, या कभी न्यूज़पेपर में आएगा कंटेम्प्रेरी इश्यूज में ना, उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मेरा तरीका यही है कि एक चीज के साथ साथ आपको 50 चीजें और बता देना। ठीक है, ताकि आपका कोरिलेशन भी बनता रहे, इंटीग्रेशन भी होता रहे और इजी रहे। अब आती है टाइप ऑफ ग्रांट, जो शुरू में बात हो गई थी। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है? जैसे भैया इस सर्विस के लिए आपको हम 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, डिमांड फॉर ग्रांट थी। अब देखा कि इसके लिए ना पैसा कम पड़ गया, तो अब इसके लिए एक्स्ट्रा मनी जो देनी है उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। एडिशनल ग्रांट क्या होता है कि बजट में डिमांड ऑफ ग्रांट में ये नहीं थी, बट कुछ अब नया आ गया है, तो नए के लिए जो पैसा देना है उसे बोला जाता है एडिशनल ग्रांट। एक्सेस ग्रांट क्या है कि आपने खर्चा कर दिया, इस पे 100 करोड़ का लॉट हुआ था, पर खर्चा कर दिया आपने 200 करोड़, बचे 100 करोड़। अब ये 100 करोड़ की एक्सेस ग्रांट आपने संसद से ले ली है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब चेंजेस क्या है बजट में? ठीक है, बजट पहले ना क्या होता था कि रेलवे बजट हुआ और जनरल बजट हुआ, वो एक साथ पेश किए जाते थे। 1921 में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है, तो उस समय 1919 में कौन से रिफॉर्म्स आए थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, ये याद रखना है, जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? डायरकी थी, रिजर्व लिस्ट, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट होते थे। ठीक है, स्टेट्स के लेवल पे। तो उस समय एकवर्थ कमेटी बनी थी 1921 में, उसने रिकमेंड किया कि भैया रेल बजट है ना अलग कर दो, तो 1924 में रेल बजट अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो 2017 तक यही कन्वेंशन चल रहा था। दूसरा क्या था? ब्रिटिश काल में बजट 5 पीएम पेश किया जाता था, फरवरी के लास्ट दिन 28 फरवरी को। ठीक है, तो 1999 में यशवंत सिन्हा जी ने क्या किया, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, उन्होंने कहा कि हम 11 एएम पे इसे पेश करेंगे, बट दिन वही बना रहा 28 फरवरी। अब 2017 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भैया 1 फरवरी से हम पेश करेंगे। ठीक है, क्यों? 28 फरवरी से जब तक ये सारा काम होता था, बजट पेश होता था, और हमारा 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो ये काफी लेट हो जाता था। ठीक है, ये बजट पास होने में, ये सब अब 1 महीना आगे आ गया डेट, तो हम 1 अप्रैल से सरकार के पास पैसा अपने आप में सफिशियंट हो जाता है और उसको अथॉरिटी भी मिल जाती है, इसलिए 1 फरवरी कर दिया गया था। ठीक है,
तो अभी रेल बजट और इसको कर दिया गया है विवेक देब्रॉय कमेटी। ये आपको यार मैं लिख भी देता हूँ, विवेक देब्रॉय, ठीक है, देब्रॉय कमेटी। तो एक प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता था। जैसे कि पहले क्या था, जब नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो भारत ने क्या एक मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल बनाया था। मिक्स इकोनॉमी का मॉडल था जो सोशलिस्टिक बेस का मॉडल था, ठीक है। वो किस पे बेस था? यूएसएसआर की। यूएसएसआर कौन सा? जो 1991 से पहले का रशिया होता था उसे यूएसएसआर बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी अर्थव्यवस्था के बेस पे हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर आए थे जिसमें पब्लिक सेक्टर भी काम करेगा और प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा। और जो पब्लिक सेक्टर की जो डेवलपमेंट कार्य रहते थे वो 5 ईयर प्लान पे बेस रहते थे, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और प्लानिंग कमीशन उसमें रहते थे। बट उसको नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने हटा दिया था और उसकी जगह नीति आयोग आ गया था, तो इसीलिए प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को भी हटा दिया गया। तो प्लान क्या कौन से होते हैं? जिसने सरकार ने प्लान किया, जैसे 5 ईयर प्लान के साथ, ठीक है। और जो नॉन प्लान, जो सरकार ने प्लान नहीं किए हैं, ठीक है। जैसे आपको किसी की सैलरी देनी है, किसी की पेंशन है डेली का, ये सब नॉन प्लान में आ जाएगा, ठीक है। या कोई डैम बनाना है, इंडस्ट्री लगानी है, रोड लगाने है, रेलवे हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वो सब प्लान में आते थे, ठीक है। तो अब मेन पार्ट आता है कि अब हम बजट अगर आपको दे दिया जाए तो कोई बोले कि बजट समझाइए या समझिए, तो क्या क्या होता है? तो ये गवर्नमेंट बजट हो गया ऊपर, रेवेन्यू बजट इसमें रहेगा, कैपिटल बजट रहेगा। तो रेवेन्यू दो टाइप का, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गई। रिसिप्ट मैंने आमदनी, एक्सपेंडिचर मैंने खर्चा। इनको सब बताऊंगा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। इसी तरह अब कैपिटल बजट पे बात करेंगे, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है सरकार को? टैक्स से आ रहा है और नॉन टैक्स से। नॉन टैक्स मतलब पेनल्टी लग गई या कुछ चालान हो जाता है, ये सब आते हैं, ठीक है। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं और इनको समझ लेते हैं। अब बात आती है रेवेन्यू बजट की, ठीक है। रेवेन्यू बजट क्या होता है? जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूड होती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है? जिनसे ना तो सरकार की कोई एसेट क्रिएट हो रही, ना ही कोई देनदारी क्रिएट हो रही है, उनको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो इसमें मनी जो सरकार को मिल गई है टैक्स के जरिए, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, जीएसटी, ठीक है। या किसी कंपनी को प्रॉफिट हो गया, उसका डिविडेंड आ गया है, ठीक है। या इंटरेस्ट, सरकार ने लोन दिया हुआ था किसी को, तो लोन का इंटरेस्ट आ रहा है, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब खर्चा कहाँ कर रही है? इससे भी कोई एसेट्स और लाइबिलिटी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे सैलरी दे रही है कि कोई लोन सरकार ने लिया, उस पर इंटरेस्ट, पेंशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेट, ये बहुत नुकसानदायक माना जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसी भी सरकार का ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि पैसा किसी ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लग रहा, क्रिएशन पे, बल्कि अनप्रोडक्टिव या दूसरे वर्कों पर लग रहा है, जिससे सरकार का बोझ बढ़ रहा है, जैसे सब्सिडी। जब आप मैं बजट पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ना ऐसे मिलेगा कि मनी कम्स फ्रॉम और मनी गोज, तो वहां पर आपको ना ये टैक्स, रिवेन्यू और ये सब वहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो अगले जब नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे वहां पर देखेंगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे बात आती है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट क्या होता है? जिसमें कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो ये इससे ऐसा पैसा सरकार जिससे एसेट क्रिएट कर रही है या फिर उसकी देनदारी, लाइबिलिटीज को कम किया जा रहा है, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। जैसे रोड पे कर रहे हैं, हॉस्पिटल पे कर रहे हैं, जैसे पीएम गति शक्ति प्रोग्राम, बजट में काफी बार आपको सुनाई देने मिलेगा, ठीक है। या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये पहले था, अब उसकी जगह ये आ गया है, ठीक है। इस पे डिटेल से बात करेंगे, इस पे भी और इस पे भी आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। या सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया है उस पे, ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? अब आमदनी, रिसिप्ट मैंने आमदनी, एक्सपेंडिचर मैंने खर्चा। ये वो रिसिप्ट होती है, ये वो आमदनी है जिससे सरकार की एसेट्स में डिक्रीज होता है, इंक्रीज उसकी देनदारी में होता है, या फिर, ठीक है। अभी जैसे डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया स्ट्रेटेजिक, जैसे एयर इंडिया को बेच दिया गया है टाटा को, ठीक है। तो ये सब इसी में आता है। तो या फिर कहीं से लोन मिल गया, वर्ल्ड बैंक से मिल गया, या ठीक है, और कहीं से, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये टर्म आपको याद रखनी है। किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज में, एचसीएस वगैरह में ना, ये नीचे ऑप्शन दे देगा कि ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ए बी सी डी करके, ठीक है। तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अब आप, सरकार काम कर रही है, कुछ इनकम हो रही है,
और कुछ एक्सपेंडिचर हो रही है। कई बार इनकम ज्यादा हो जाती है, कई बार एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, कई बार ये इक्वल हो जाते हैं। तो अगर इनकम ज्यादा हो गई है तो बजट सरप्लस है, अगर इक्वल है तो बैलेंस है, बट अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो उसे डेफिसिट बोला जाता है। अमूमन डेफिसिट ही रहता है क्योंकि सरकार का खर्चा ज्यादा रहता है। तो तीन टाइप का डेफिसिट होता है। रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होगा, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है सैलरीज पे, सब्सिडीज पे, पेंशन पे, इन पे ज्यादा हो रहा है और टैक्स वगैरह से आपके पास कम पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये रिवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है कि सरकार की कुछ इनकम है और कुछ एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर अब ज्यादा है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो सरकार को ऑब्वियसली घाटा है। अब इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए सरकार को बोरो करना पड़ेगा पैसा, ठीक है। सरकार क्या करेगी, ऐसे नहीं बोलेगी कि आरबीआई को भैया हमें पैसा दे दो, हम आपको लौटा देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल होते हैं, ठीक है, ट्रेजरी बिल को इशू कर दिया जाता है। ये हम जब बैंकिंग वगैरह करेंगे वहां पे मैं आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से करवा दूंगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो टी बिल इश्यूज होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं सरकार के पास ना ये। तो अब सरकार जितना बोरो करती है अपने घाटे को खत्म करने के लिए, ठीक है, या एड्रेस करने के लिए, उसे बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। अब बोरो किया है तो लोन है, एक तरह से लोन पे आपको ब्याज देना ही पड़ेगा। अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से वो इंटरेस्ट पेमेंट घटा दें तो वो आता है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब आगे आ गए हैं कि फैक्ट्स क्या है, मेन जो वन लाइनर फैक्ट्स रहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे स्टेट सिविल सर्विस हो या टीचिंग एग्जाम हो या सिविल, ठीक है, और कोई हो, ठीक है। तो पहला भारत का बजट 1860 में किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। इंडिपेंडेंट इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर होते थे आर के शनमुगम चेती जी, उन्होंने पेश किया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट बजट सिर्फ 2020-21 की निर्मला सीतारमन जी ने दी थी, ठीक है। सबसे ज्यादा बजट स्पीच में वर्ड मनमोहन सिंह ने 1991। ये बड़ा हिस्टोरिक बजट है, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट होती थी, कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी, ठीक है। इस बजट को इपोकल बजट कहा जाता है। तो आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग बजट ऑफ इंडिया इज नोन एज इपोकल बजट, ठीक है, 1991 बजट। शॉर्टेस्ट बजट स्पीच 1977 में दी थी हीरूभाई मुलजीबाई पटेल जी ने, ठीक है। ये याद रखने ये सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया, मोरारजी देसाई ने 10 बार और चिदम्बरम जी ने 9 बार पेश किया है, ठीक है। और निर्मला सीतारमन जी ने 4 बार। सबसे पहली फीमेल कौन थी जिसने बजट पेश किया है, ये आपके लिए इंदिरा गांधी जी ने पेश किया था, ठीक है। और भारत का पहला पेपरलेस बजट कोरोना काल में 2021-22 में इंदिरा गांधी। ब्लैक बजट इस टाइम क्यों, फिस्कल डेफिसिट भारत का बहुत बढ़ गया था, मानसून में गड़बड़ आ रही थी, तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर। 73-74 वाई बी चौहान जी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। कैरेट एंड स्टिक बजट, वीपी सिंह कांग्रेस गवर्नमेंट 1986, राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे। वीपी सिंह भारत बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट जो आती है। ये क्यों, यहाँ से एलपीजी रिफॉर्म्स की शुरुआत हो गई थी। एलपीजी पे थोड़ा मैं बता देता हूँ। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। उदारीकरण क्या होता है कि सरकार कुछ ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी, ऐसा रूल्स बनाएगी, ऐसे पॉलिसीज लेके आएगी जिससे बिजनेस करना आसान हो और सरकार का इंटरफेयर कम हो। जैसे आपने लाइसेंस कोटा राज सुना होगा, इंस्पेक्टर राज सुना होगा, वो होता है लिबरलाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, मतलब जैसे कम्युनिस्ट इकोनॉमी रहती है वहां पर सारा सरकार का ही होल्ड रहता है, बट आप यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को बोल रही है कि आप ना अब निजी क्षेत्र को भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल करोगे। ग्लोबलाइजेशन, आप अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ एंगेज करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। इनमें मेन वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, ये सब है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन। तो ड्रीम बजट कौन सा बोला जाता है, तो एशियन क्राइसिस होता है 97-98 में, ठीक है। तो उस समय चिदम्बरम साहब पेश करते हैं जो बजट, उसे ड्रीम बजट बोला जाता है। लाफेर करो, कुजनेट्स करो, गिनी कोफिशिएंट, इन्हें हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है। रोल बैक बजट 2002-2003 में यशवंत सिन्हा जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे उन्होंने पेश किया था। और वंस इन ए सेंचुरी बजट किसे बोला जाता है, जो अभी कोरोना काल में निर्मला सीतारमन जी ने पिछले साल पेश किया था 2021 और 22 में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं मैं जितने भी बजट से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशन एंगल था या संसद से जुड़ा हुआ एंगल था या और भी जो भी टर्मिनोलॉजी थी, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स थी, उनको मैं आसानी से आपको समझा पाया हूँ। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।